हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रैक्टिस टाइम। आज मैं आप लोगों को क्लास 11 हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर लेखन कला और शहरी जीवन के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने जा रही हूँ। लेट्स स्टार्ट। कांसा युग का क्या अर्थ है? कांसा युग का अर्थ लगभग 3000 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण प्रारंभ हो गया था, यानी कि सारे नगर बनने शुरू हो गए थे। तब कांसा, जो कि तांबा या रांगे से बनता है, उसका आविष्कार हुआ। उससे बढ़ई का काम होता है और साथ ही साथ उसमें मुद्राएं उकेरते हैं और धातु के औजारों में ज़रूरत पड़ती है। और दूसरा क्वेश्चन, मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है? मेसोपोटामिया नाम एक यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला मेसोस यानी कि मध्य और दूसरा पोटोमस यानी कि नदी, यानी कि मेसोपोटामिया दो नदियों के बीच स्थित है, इसलिए उसका नाम है मेसोपोटामिया। थर्ड क्वेश्चन, मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करें। मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति निम्नलिखित है। मेसोपोटामिया के पूर्वोत्तर में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान पाए जाते हैं। यहाँ के मैदान में धीरे धीरे वृक्षाच्छादित पर्वत श्रृंखला के रूप में फैलते जा रहे हैं, मतलब कि सारे मैदान धीरे धीरे और भी बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही साफ पानी है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा स्वच्छ झरने और जंगली फूल पाए जाते हैं। यहाँ की उत्पादन यानी कि फसल बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे वर्षा पर्याप्त होती है। यहाँ पे 7000 से 6000 ईसा पूर्व तक खेती होनी शुरू हो गई थी। उत्तर में भूमि में हमें स्टेपी घास मिलती है और पशुपालन की खेती की तुलना में आजीविका का अच्छा साधन है, यानी कि हमें जीने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो यहाँ पे सब मिलती हैं, इसलिए आजीविका का ये अच्छा साधन है। सर्दियों की वर्षा के बाद भेड़ बकरियाँ यहाँ के उगने वाली छोटी छोटी झाड़ियाँ और घास से अपना भरण पोषण करती है, यानी कि जो स्टेपी घास उगती है, उसके अलावा बाकी जो झाड़ियाँ होती हैं उनसे उन पेड़ पौधों को खाकर वो भेड़ बकरियाँ अपना भरण पोषण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी मेसोपोटामिया में लोगों के बीच झगड़े क्यों होते थे? इसमें भी कुछ निम्नलिखित पॉइंट्स है, जैसे ज़मीन में प्राकृतिक उपजाऊ होने के बावजूद भी कृषि बार बार संकटों से घिर जाती थी, क्योंकि कभी कभी वर्षा इतनी ज़्यादा होती थी कि जितनी खेती थी सब में पानी भर जाता था, फसल डूब जाती थी। कभी कभी वर्षा की धाराएं रास्ता बदल लेती थी और खेत जो है वो सूखे रह जाते थे, और जो लोग धारा के ऊपर बसते थे वो इतना पानी रख लेते थे, अपने खेतों में दे देते कि जो धारा के नीचे वाले लोग होते हैं उनके पास जाने के लिए तब पानी ही नहीं बचता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास क्यों हुआ? मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास इसलिए हुआ, पहला पॉइंट, लेखन कला तब शुरू हुई जब उन समाज में सब लोगों को उसकी महत्वपूर्णता पता चली और सामान जो वो लेन देन करते थे तो उसका सही हिसाब रखने की ज़रूरत पड़ी। और शहरी जीवन में लेन देन अलग अलग समय पर होते थे, लेन देन अलग अलग व्यक्ति से होते थे और हमेशा हर बार अलग अलग चीज़ों का वह लेन देन करते थे। इन सब का हिसाब किताब रखने के लिए उन लोगों ने लेखन कला का विकास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया में लेखन कला की क्या विशेषता है? मेसोपोटामिया में लेखन कला की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। मेसोपोटामिया में लेखन कला मिद्री की पट्टिकाओं पर होती थी। मेसोपोटामिया में सबसे पहले पट्टिका जो है वो 3200 ईसा पूर्व में पाई गई। उसमें कई चिन्ह बने थे, जैसे संख्याएं दी गई थी, उसमें बैल, मछलियाँ और रोटियों का चिन्ह था और इन सब का लगभग 5000 सूचियाँ मिली थी। और ये सारी आयात निर्यात वाली ही चीज़ें थी जो इन पट्टिकाओं पर बनी थी, और इन चिन्हों को किलाकार चिन्ह भी कहते हैं। और इनको लिखने के लिए पहले चिकनी मिट्टी को गीला करके उससे गूंथकर थापकर एक ऐसा आकार दिया जाता था ताकि वो उसे आसानी से पकड़ सके, और उसको सावधानी पूर्वक उनकी साइड्स को, मतलब उनकी सतहों को थोड़ा चिकना बना लेते थे। उसके बाद फिर वह सरकंडे की तीली की तीखी नोक से उसके ऊपर कीलाकार चिन्ह बनाते, यानी कि वो रोटी, बैल, इन सब का चिन्ह बना देते। और जब ये
क्योंकि मिस्री की पट्टिकाएँ जब ये सूख जाती थी तब इस पर कुछ भी नहीं लिख सकते थे। ये इतनी पक्की हो जाती थी और इतनी मजबूत हो जाती थी, और सूखने के बाद हम इस पर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते थे, इस पर हम कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट, मेसोपोटामिया के मंदिरों का वर्णन करें। मेसोपोटामिया का सबसे पहला मंदिर एक छोटा सा देवालय था। वो एक कच्ची ईंटों का बना था। इसमें बाहर से जो लोग आए थे उन्होंने इन मंदिरों को बनाना शुरू किया था। ये इन मंदिरों में बहुत से विभिन्न देवी देवताओं का निवास स्थान था। इस मंदिर में ऊर जो चंद्र के देवता और इनन्ना जो युद्ध की देवी थी इनकी पूजा की जाती थी। ये मंदिर समय के साथ साथ बड़े होते गए। इन मंदिरों के आंगन में चारों तरफ कमरे बनाए गए, और प्रारंभिक जो मंदिर थे वो साधारण घर की तरह ही होते थे। मंदिरों की बाहरी दीवार कुछ खास समय के बाद भीतर और बाहर की तरफ मुड़ी हुई होने लगी, यानी कि साइड्स को थोड़ा सा बाहर और अंदर की तरफ मोड़ दिया गया। इसमें एकदम सेंटर में केंद्र बिंदु में देवी देवता की पूजा होती थी, और इसके अलावा जो बाकी जगह थे, बाकी कमरे थे, उसमें ये लोग काम करते थे, जैसे कि तेल निकालना, अनाज पीसना, काटना और ऊनी कपड़ों को बुनना। ये सब मंदिर के पास ही की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया के लोगों के शहरी जीवन का वर्णन कीजिए। फर्स्ट पॉइंट, उच्च या धनी वर्ग। धन दौलत का अधिकांश भाग समाज के छोटे वर्ग और उच्च वर्ग के पास होता है, यानी सारा धन दौलत छोटे वर्ग उच्च वर्ग अपने पास रखते थे। सेकंड पॉइंट, एकल परिवार। एकल परिवार आदर्श माना जाता था। हालांकि एक शादीशुदा बेटा और उसका परिवार साधारणतः अपने माता पिता के साथ रहता था। पिता परिवार का मुखिया होता था। परिवार पितृ प्रधान होते थे, यानी कि जो हेड होता था फैमिली का वो पिता होते थे। थर्ड पॉइंट, विवाह की प्रक्रिया। विवाह में पहले घोषणा की जाती थी, फिर जो वधू के माता पिता फिर वो सहमति देते थे। वर्ग पक्ष द्वारा वधू के पक्ष को बहुत से उपहार दिए जाते थे, और विवाह के बाद पिता उत्तराधिकारी को अपना हिस्सा देते थे, और घर, पशुधन आदि पुत्र को मिलते थे। फोर्थ पॉइंट, नगर व्यवस्था। नगर की खुदाई से कई बातों की जानकारी प्राप्त हुई। जैसे ऊर नगर में गलियां टेढ़ी मेढ़ी होती थी, उसमें नगर नियोजन का अभाव था, क्योंकि घर के भूखंड एक जैसा नहीं था, यानी कि सबके घर अपने अपने हिसाब से बने हुए थे, एक जैसा कुछ नहीं था। जल निकासी का उचित प्रबंध नहीं था, क्योंकि घर का छत जो पानी था वो आंगन में गिरता था, क्योंकि बाहर कच्ची गलियां थी और कीचड़ जमा ना हो जाए, इसलिए सारा पानी घर के आंगन में गिरता था। घर में कोई बाहर की ओर खिड़कियां ही नहीं थी। रोशनी के लिए सिर्फ एक दरवाज़ा था जो आंगन में खुलता था, ताकि कमरे की गोपनीयता बाहर ना जाए। और ऊर नगर के सभी लोग अंधविश्वासी होते थे, और कब्रिस्तान में लोगों को, मृतकों को दफनाते थे, लेकिन कुछ लोग अपने घरों के फर्शों के नीचे ही दफनाए हुए प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़मीन उपजाऊ होने के बाद भी मेसोपोटामिया की कृषि संकटों से क्यों घिरी थी। फर्स्ट पॉइंट, फरात नदी में कभी कभी बाढ़ आ जाती थी और फसलें डूब जाती थी। नदी के धारा बदलने से किनारों पर बसे घर नष्ट हो जाते थे, यानी कि जब बाढ़ आती थी सारे फसलों में पानी भर जाता था, आसपास बसे हुए गांव नष्ट हो जाते, सब डूब जाते थे। थर्ड पॉइंट, ऊपरी भाग में रहने वाले लोग इतना पानी अपने खेतों में प्रयोग कर लेते कि निचले भाग में पानी ही नहीं पहुंचता था, और सारी फसलें उनकी जो निचले भाग में रहते थे वो सूख जाते थे। क्वेश्चन, मेसोपोटामिया के लोगों की भाषा क्या थी। मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा सुमेरियन यानी कि सुमेरी थी। उसके बाद धीरे धीरे 2400 ईसा पूर्व में अक्दी भाषी लोग आने लगे। अक्दी भाषा उनकी जो थी वो ज़्यादा बोली जाने लगी। उसके बाद धीरे धीरे सब चीज़ों में परिवर्तन आया, और 1400 ईसा पूर्व तक धीरे धीरे अकारात्मक भाषा भी प्रवेश हुई, जो कि लगभग हिब्रू जैसी थी। और 1000 ईसा पूर्व के बाद व्यापक रूप से हिब्रू यानी कि जो धीरे धीरे जो अकारात्मक भाषा आई थी हिब्रू की तरह जो मिलती जुलती थी वो बढ़ने लगी, और पूरे इराक में अब यही भाषा उस टाइम पे यही भाषा बोली जाती थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मारी एक शहरी केंद्र तथा व्यापारिक स्थल को स्पष्ट करें। मारी एक बहुत ही समृद्ध व्यापारिक स्थल था। यह राज्य की राजधानी थी। यहाँ पे राजा ने बहुत ही बड़े बड़े बंदरगाह बनाए थे, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े जहाज आके रुकते थे और उससे सामान उतारा जाता था और उस पर लादा जाता था। और फरात यातायात से ये होता था, और फरात यातायात बहुत ही ज़्यादा सस्ता और उत्तम होता था, इसलिए विदेशी जो है वो बहुत ही इजीली अपना यातायात कर सकते थे। इसमें हम लकड़ी, तांबा, टीन, कांसा ये सब यातायात किया जाता और बहुत से औजारें, विभिन्न प्रकार के औजारें, आभूषण ये सब निर्यात किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे गिलगामेश नहीं गिलगामेश होगा। गिलगामेश महाकाव्य पर टिप्पणी लिखे। गिलगामेश महाकाव्य मेसोपोटामिया के समाज का दर्पण है। ये स्पष्ट करता है कि मेसोपोटामिया के लोगों को अपने नगरों पर गर्व है। गिलगामेश एक बहुत ही महान योद्धा था जिसने एनवर्कर को मारकर उरुक नगर पर अपना शासन किया। यह महाकाव्य 12 पट्टिकाओं पर लिखा है। अपने दूर दूर तक देशों में अपनी अधीन कर लिया। गिलगामेश का हृदय बहुत ही कोमल था। उसके वीर मित्र की मौत से उसे बहुत ही धक्का लगा। अमरत्व की खोज में उसने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, लेकिन वह निराश होकर वापस आ गया। उसे अपनी प्रजाओं द्वारा बनाए गए अपने नगर में ही शांति प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारी के राजमहल का वर्णन करें। मारी का राजमहल बहुत ही विशाल यानी कि बहुत बड़ा था। राजा के भोजन के लिए जाते थे तो भोजन मेज पर प्रत्येक दिन भारी मात्रा पर खाद्य पदार्थ पेश किए जाते थे, यानी कि अलग अलग वैरायटी होती थी। बहुत सारे खाने के पदार्थ उन्हें पेश किए जाते थे। राजा अपना भोजन अपने अन्य साथी के साथ बैठकर सफ़ेद पत्थर जड़े हुए आंगन में बैठकर करा करते थे। उसके विशाल खुले प्रमाण सुंदर पत्थर से जड़े हुए थे, यानी कि एकदम बहुत सुंदर सुंदर पत्थर जड़े हुए, हर चीज़ में पत्थर जड़े हुए थे सुंदर सुंदर। उसके बाद राजा विदेशी अतिथि तथा अपने प्रमुख लोगों के साथ कमरा नंबर 132 में मिला करता था। राजमहल 2.4 हेक्टेयर के क्षेत्र में स्थित है, यानी कि बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल भवन है, जिसमें कि 260 कक्ष यानी कि 260 कमरे बने हुए हैं। यह राजमहल वहाँ के शाही परिवार के निवास स्थान के साथ साथ प्रशासन एवं उत्पादन, विशेष रूप में कीमती धातु और आभूषणों के निर्माण का मुख्य केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर नगर की विशेषताएं बताएं। ऊर नगर मेसोपोटामिया का बहुत ही महत्वपूर्ण नगर था। इसकी खुदाई लगभग 1930 के दशक में शुरू हो गई थी। इसमें टेढ़ी मेढ़ी संकरी गलियां पाई गई, जिससे यह पता चलता है कि यह पहिए वाली गाड़ियां वहां के अनेक घरों तक नहीं पहुंच सकती। अनाज के बोरे, ईंधन को गधे पर लाद कर लेकर जाना पड़ता था। पतली व घुमावदार गलियों तक घरों के भूखंड एक जैसे नहीं थे, और यह निष्कर्ष निकलता था कि यहाँ का नगर नियोजन अच्छा नहीं है। जल निकासी के लिए कोई जगह नहीं है। बाहर की गलियाँ जो है वो कच्ची होती थी, और वर्षा में कीचड़ ना भर जाए इसलिए जो छत का सारा पानी है वो सब आंगन में गिराया जाता था। और घर के जो दहलीज थी उनका दरवाज़ा बाहर की तरफ नहीं खुलता था, क्योंकि वहाँ ऐसा माना जाता था कि अगर घर के सामने का दरवाज़ा सामने किसी और के दरवाजे से खुले तो घर में वह अशांति और झगड़ा पैदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान और गड़रिये के बीच झगड़े क्यों होते थे। गड़रिये यानी कि जो भेड़ बकरियां पालते हैं। फर्स्ट पॉइंट, गड़रिये कई बार अपने भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए बोए हुए खेतों से गुजर जाते थे, जिससे खेतों में बहुत नुकसान होता था। ये गड़रिये खानाबदोश होते थे, यानी कि खाने के लिए इधर उधर भटकते थे। कई बार किसानों के गांव पर हमला बोलकर उनका इकट्ठा सारा माल लूट लेते थे। बस्तियों में रहने वाले लोग इन पशुचारकों का रास्ता रोक देते और पशुओं को नदी नहर तक नहीं पहुंचने देते, और यही सारे झगड़े होते थे। क्योंकि गड़रिये हमेशा बोए हुए खेतों से जाते थे तो खेत नष्ट हो जाते थे, हमला कर देते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मारीनगर व्यापारिक केंद्र कैसे महत्वपूर्ण था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि यहाँ पर व्यापारिक स्थल बहुत थे। यहाँ पे बंदरगाह होते थे, इसलिए इजीली सामान आयात निर्यात करा जाता था। और दक्षिणी नगरों में घिसाई पिसाई के पत्थर, चक्किए और शराब तथा तेल, ये सब यहाँ से ही जल के रास्ते से आता था। मारी के अधिकारी जलपोत पर जाया करते थे और उस पर सारा सामान जो होता था उन सबको चेक करते थे, जांच की करते थे, उसके बाद इजाज़त देते थे और आगे जाने के लिए, और उनसे थोड़ा सा कर भी वसूल करते थे 10%। और महत्वपूर्ण बात यह है कि पट्टिकाएँ जो साइप्रस के द्वीप अल्शिया में आने वाले तांबों का उल्लेख मिला, उन द्वीपों को पीते तांबे के दिन में मशहूर थे। रांगे का भी व्यापार होता था क्योंकि कांसा औजार और हथियार बनाने के लिए एक मुख्य औद्योगिक सामग्री था, इसलिए इसका व्यापार बहुत महत्वपूर्ण होता था। मारी के राज्य में सैनिक की दृष्टि से उतना सफल नहीं था, परंतु व्यापार और समृद्धि के मामलों में यह अद्वितीय था। यानी कि मारी का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है व्यापार। मारी में बहुत ही अच्छे तरीके से व्यापार होता था। वहाँ की सैनिक दृष्टि इतना अच्छा नहीं था जितना कि वहाँ का व्यापार अच्छा होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया सभ्यता की मुख्य उपलब्धियाँ क्या थी? फर्स्ट, चाक का प्रयोग। कुम्हार के चाक का प्रयोग मेसोपोटामिया के लोग शायद सबसे पहले खोज की थी। शीशे के बर्तन भी मेसोपोटामिया में सबसे पहले आए थे। नहरें, चौड़ी नहरें मेसोपोटामिया के लोगों ने विश्व में सबसे पहले बनवाई, जो वर्ष भर सिंचाई तक नियंत्रण व नाव परिवहन के लिए प्रयुक्त लाई गई। मेसोपोटामिया में राज्यों की स्थापना सबसे पहले की गई थी। लेखन कला पद्धति का विकास मेसोपोटामिया में सबसे पहले शुरू की गई और यह मिस्र की पट्टिकाओं पर होती थी। यातायात के साधन, 4 पहिए वाली गाड़ियां भी मेसोपोटामिया के लोगों ने सबसे पहले बनाई थी। पंचांग, मेसोपोटामिया के लोगों ने चंद्रमा की गति को अतिरिक्त प्रयोग का आविष्कार किया। समय विभाजन एवं कैलेंडर बनाने का विचार संभवतः इन लोगों के दिमागों में सबसे पहले आया। नेक्स्ट, पुस्तकालय एवं स्कूल। सर्वाधिक पुस्तकालय और स्कूल सर्वप्रथम मेसोपोटामिया में आया। धर्म की प्रधानता, यहाँ पे धर्म की प्रधानता भी प्राय प्रहारित शासक होते थे। लोग अपने देवी देवताओं के लिए मंदिर, व्यापार स्थल और संस्कृति के केंद्र थे। यहाँ पे धर्म सबसे प्रधान होता था। Thank you for watching. Please like, share and subscribe my channel. Let's meet in my next video. Bye bye.